Hello everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to the platform of Life Shelp Academy Crafting Lives. तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है मई मंथ के थर्ड वीक की, जहां पर हम 15 मई से 24 मई के इम्पोर्टेंट करंट करने वाले हैं कवर, जो कि CUET 2026 को ध्यान में रखते हुए, और वो बच्चे जिनके पेपर अभी मई जून में अभी जिनके ड्यू है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्लस क्लैट, जो इस साल क्लैट का पेपर देंगे, क्लैट वालों के लिए भी ये वीडियो जो है ये काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको मजा आए तो प्लीज विदाउट लाइकिंग द वीडियो, सब्सक्राइबिंग द चैनल मत जाइएगा। उसका कोई चार्ज आपको नहीं पे करना होता है, बस हमको बस थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और इस तरीके से हमारे काम को आपने पसंद किया, एंड विल मेक दिस वीडियो इवन इन द फ्यूचर। तो आइए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला करंट अगर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इट इज रिलेटेड टू विच नेशनल बैंक। अगर आपसे पूछा जाए विच बैंक ऑफ लाइक विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट मिडिल ईस्ट एंड फर्स्ट अफ्रीकन बैंक ऑल्सो टू ओपन द ब्रांच इन इंडियाज गिफ्ट सिटी गुजरात। तो अगर आपको गिफ्ट सिटी के बारे में थोड़ा बहुत पता है, इंडिया की गिफ्ट सिटी, जो कि गिफ्ट मींस जी का मतलब है गुजरात, एंड IFT का मतलब एक तरीके से हो गया एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी है ये। अगर हम गिफ्ट सिटी की बात करते हैं तो गिफ्ट सिटी में कौन से बैंक ने कौन से फर्स्ट मिडिल ईस्टर्न एंड अफ्रीकन बैंक ने अपनी ब्रांच खोली, तो आंसर होगा कतर नेशनल बैंक। कतर नेशनल बैंक, जिसको 1964 में सेटअप किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर दोहा कतर में है। अब्दुल्ला मुबारक अल खलीफा इस बैंक के CEO है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अगर आपसे पूछा जाए, वेयर इन इंडिया, इंडिया में कहां पर द फर्स्ट 3 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर डिजाइन हब्स वर स्टेब्लिश्ड। कहां पर इंडिया में पहला 3 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर डिजाइन हब्स जो है वो सेटअप किए गए हैं, तो आंसर है नोएडा, एंड द सेकंड हब इज बेंगलुरु। और ये खबर जो है, ये जो मतलब इनॉग्रेशन है, इसमें यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे सेंटर में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि रेनेसेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के द्वारा ये दोनों सेमीकंडक्टर डिजाइन हब्स जो है ये अपना सेटअप किए गए हैं। और इंडिया को सेमीकंडक्टर चिप्स में आत्मनिर्भर बनाने का ये एक इंपॉर्टेंट कदम है, जो इन फ्यूचर आपसे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। थर्ड करंट आता है कि विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द आयुर्वेदा डे फॉर द ग्लोबल कंसिस्टेंसी। अगर आपसे पूछा जाए कौन से दिन को इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली आयुर्वेदा डे डिक्लेयर किया है, तो दिस इज 23 सितंबर। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि अर्लियर जब ये दिन मनाया जाता था तो इसकी सेलिब्रेशन जो है वो धनतेरस के साथ जो है वो काफी ज्यादा मैच करती थी। तो मूविंग अवे फ्रॉम इट्स प्रीवियस सेलिब्रेशन विच वॉज लिंक टू धनतेरस, इसलिए एक अलग सा दिन यहाँ पर सेटअप किया गया, दैट इज 23 सितंबर, ताकि धनतेरस के साथ आयुर्वेदा डे जो है ये कोइंसाइड ना करे। तो दिस इज द न्यूली फिक्स डेट, और इस डेट को फॉर्मुलाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। इसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट करंट की तरफ। दिस इज विच कंट्री, अगर आपसे पूछा जाए विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज द कंट्री चैंपियन, which country has been recently recognized or honored as the country champion at the 2025 World Bank Land Conference for its groundbreaking work in the digital land governance? तो आंसर होगा इंडिया। इंडिया को भी हाल फिलहाल में ऑनर मिला है एज द कंट्री चैंपियन। और क्यों मिला है? क्योंकि इंडिया जो है वो निरंतर दो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता आ रहा है। फर्स्ट इज स्वामित्व पॉलिसी, जिसकी फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरियाज। एंड द सेकेंड इज ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म। ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म एक GIS बेस्ड प्लेटफॉर्म है विलेज लेवल डेवलपिंग प्लानिंग के लिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ। आपसे पूछा जाए विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च फर्स्ट कमर्शियल स्केल ई मेथनॉल प्लांट। कमर्शियल स्केल ई मेथनॉल प्लांट लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बताइए, तो आंसर होगा यहाँ पे डेनमार्क। डेनमार्क के बारे में बात करें तो ये प्लांट जो है ये सदर्न डेनमार्क की सिटी कासो में लोकेटेड है। तकरीबन 150 मिलियन यूरो का खर्चा यहाँ पर इस प्लांट को बनाने के लिए आया है, और इस प्लांट के ओनर जो है वो दो कंपनीज हैं। दिस इज जॉइंटली ओन्ड बाय यूरोपियन एनर्जी, जो कि डेनमार्क बेस्ड कंपनी है, एंड दूसरी है मित्सुई, जो कि जापान बेस्ड कंपनी है। ई मेथनॉल जो है बेटा ये रिन्यूएबल एनर्जी जो है एक तरीके से रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है
ये बायोगैस प्लांट से कैप्चर की जाती है और उसके बाद आप इसको फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। ई मेथनॉल को यूज करने से सबसे अच्छी चीज क्या है कि कोई ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं होती है, तो इट इज कंप्लीटली इको फ्रेंडली। इसके बाद डेनमार्क के बारे में बात करते हैं, तो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मेटे मेटे फ्रेडर मिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन मिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन। कैपिटल है कोपेनहेगन। और डैनिश करोने करेंसी चलती है डेनमार्क में। इसके बाद बेटा अगर आपसे पूछा जाए विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज रिसेंटली टुक ओथ एज कैनेडियंस न्यू फॉरेन मिनिस्टर। आपको पता होगा कनाडा में अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वो मार्क कार्ने जो इलेक्ट हुए हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जस्टिन ट्रूडो जब यहाँ पर अपनी कुर्सी छोड़ते हैं तो मार्क कार्ने कार्ने जो है यही बनते हैं नेक्स्ट कैनेडियन पीएम। और जब कनाडा में इलेक्शंस होते हैं तब दोबारा से यहाँ पर फिक्स हो जाता है जो मार्क कार्ने हैं यही एज द कैनेडियन पीएम कंटिन्यू करेंगे। तो कैनेडियन पीएम मार्क कार्ने के अंतर्गत कनाडा की न्यू फॉरेन मिनिस्टर पहली बार एक इंडियन ओरिजिन बनी है। नाम है इंडियन ओरिजिन पर्सन बना है, नाम है अनीता आनंद, जिनकी उम्र है 58। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इज मार्क कार्ने। एंड अगर आप इनको ओथ लेते हुए देखें तो शी टुक ओथ बाय प्लेसिंग हर हैंड ऑन भगवत गीता। तो एक ट्रेडिशन जो कि ये फॉलो कर रही हैं अपनी सभी कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स के लिए, यहां पर भी आपने इनको वही ट्रेडिशन फॉलो करते हुए देखा। ये पहले भी कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर बन चुकी हैं 2021 से 2023 के बीच। इसके बाद बात करते हैं मनिंदर सिद्धू के बारे में। मनिंदर सिद्धू जो है वो मैडम के साथ ही मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बने। तो हु इज द मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर कनाडा? तो नाम है यहाँ पर मनिंदर सिद्धू। और फॉरेन मिनिस्टर कौन है? तो अनीता आनंद। इसके बाद आपसे पूछा जाए विच इंडियन हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ओएनडीसी। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको ओएनडीसी समझा दूं। फ्लिपकार्ट amazon की तरह यही गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाने वाला एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन, आपको पता होगा जितने भी मर्चेंट्स फ्लिपकार्ट अमेजोन को यूज करके सामान बेचते हैं उन सभी के प्रॉफिट से एक कट जो है आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट को देना पड़ता है। तो छोटे छोटे जो मर्चेंट्स होते हैं या जो एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज होती हैं वो शायद फ्लिपकार्ट अमेजोन की सर्विसेज को यूज ना कर पाए, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया ओएनडीसी, भारत का अपना वो है अपना निर्भर भारत का अपना एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो नाम है इनका विभोर जैन। विभोर जैन। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा। गूगल ने अभी अपना जो सिंबल है ये थोड़ा चेंज कर दिया है। अगर मैं गूगल की न्यू जी सिंबल की बात करूं तो ये पिछले सिंबल से कुछ आइडेंटिकल ही दिखता है, बट यहाँ पे जो कलर्स है वो काफी सबमर्ज कर दिए गए हैं, एक बहुत ही सटल चेंज किया गया है। तो गूगल के सिंबल में कौन से चार प्राइमरी कलर्स आपको देखने को मिलते हैं? रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। और जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि पहले कलर जो थे वो सेपरेटली दिखाए जाते थे, बट अब जो गूगल के नए सिंबल में कलर्स को एक दूसरे के साथ ब्लेंड कर दिया गया है। ये रीडिजाइन जो था ये सबसे पहले एप्पल एप्लीकेशन गूगल क्रोम या गूगल एप्लीकेशंस ऑन एप्पल, सबसे पहले ये जो लोगो है ये एप्पल एप्लीकेशंस पर विजिबल हुआ और उसके बाद इसको एंड्रॉयड में स्टार्ट किया गया। गूगल के बारे में बात करूं तो 1998 में बनी कंपनी जिसके सीईओ सुंदर पिचाई है और इसका हेडक्वार्टर यूएस की सिटी कैलिफोर्निया में है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है दैट वेयर इन इंडिया द इंक्लूसिव इंडिया समिट 2025 टुक प्लेस। इंक्लूसिव इंडिया समिट 2025 की वेन्यू अगर वो आपसे पूछे तो यहां पर आंसर होगा न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में कहां पर हुआ ये समिट? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। और ये समिट जो है ये ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे की याद में जो ये समिट है ये आप लोगों ने अरेंज होते हुए यहां पर देखी। अब ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे मनाया कब जाता है? तो कोई सेट डेट नहीं है। ये ऑब्जर्व मतलब एनुअली इसको ऑब्जर्व किया जाता है ऑन एवरी थर्ड थर्सडे ऑफ मे। तो अगर हम मई का थर्ड थर्सडे देखें तो वो 15th ऑफ मई को इस बार पड़ रहा था। तो थर्ड थर्सडे ऑफ मई इस बार 15th ऑफ मई को पड़ा, इसलिए हमने इस दिन को 15th ऑफ मई को सेलिब्रेट किया। तो आपसे पूछा जा सकता है विच समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया टू मार्क ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे। या इसको उल्टी तरीके से भी पूछ सकते हैं कि इंक्लूसिव इंडिया समिट 2025 वाज
ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया टू मार्क विच ऑफ द फॉलोइंग डे? तो यहाँ पर आंसर होगा ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछ सकते हैं विच ब्राजीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट वाज अवॉर्डेड 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन डेवलपिंग द बायोलॉजिकल सीड एंड सॉइल ट्रीटमेंट्स? तो कौन सी मैडम को, कौन सी माइक्रोबायोलॉजिस्ट को अभी वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 दिया गया? क्योंकि इनके काम काफी ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग थे इन डेवलपिंग द बायोलॉजिकल सीड्स एंड सॉइल ट्रीटमेंट। तो आंसर यहां पर होगा मेराइनगेला हंगरिया। मेराइनगेला हंगरिया, शी हैज वॉन दिस 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर एडवांसिंग द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। तो वर्ल्ड फूड प्राइज को नोबल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि विच पर्सन हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो नाम है यहां पर अजय कुमार। अजय कुमार इंडिया के पहले भी डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं और अब ये यूपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में आपके सामने आए हैं। यूपीएससी के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूं तो यूपीएससी एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करती है और तमाम आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे अधिकारियों को जो है वो रिक्रूट करती है। यूपीएससी के हेड चेयरमैन होते हैं और चेयरमैन के अलावा इसमें 10 मेंबर्स और हो सकते हैं। यहाँ पे चेयरमैन जो होते हैं वो या तो 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, नहीं तो अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। इन दोनों में से जो क्राइटेरिया पहले आ जाए उस बेसिस पर यूपीएससी के चेयरमैन रिटायर हो जाते हैं। मतलब मान के चलिए कि अगर अजय कुमार की एज 52 है तो ये 65 होने से पहले अपने 6 साल पूरे कर लेंगे, है ना? ये 58 में रिटायर हो जाएंगे। बट अगर हर्ज कीजिए इनकी एज 62 है तो ही विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट हिज 6 ईयर्स एज यूपीएससी चेयरमैन, क्योंकि 3 साल के बाद ही 65 के हो जाएंगे। तो मैंने वही बोला आपसे कि यूपीएससी चेयरमैन जो है वो या तो 6 साल नहीं तो 65 ईयर्स की एज तक अपॉइंट होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, अभी हाल फिलहाल में इनको कौन सा टाइटल अवार्ड किया गया है? कौन सा टाइटल इनको मिला है? तो ही हैज बीन अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ लेफ्टिनेंट कॉलोनल। तो लेफ्टिनेंट कॉलोनल का टाइटल अभी हाल फिलहाल में नीरज चोपड़ा को अपॉइंट किया गया है इन द टेरिटोरियल आर्मी बाय द इंडियन गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि इंडियन एथलेटिक्स में इनके बहुत एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन है और नेशनल प्राइड में सर ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है विच बांग्लादेशी प्लेयर हैज बीन नेम्ड एज आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल? तो यहां पर आंसर है मेहदी हसन मिराज। मेहदी हसन मिराज जो है ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल बने हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of May? देन द आंसर इज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of May। देन यहां पर आपको बता दूं जितने भी इंडियन रेलवेज को फाइनेंस की जरूरत होती है, जितने भी फंड्स की जरूरत होती है इंडियन रेलवेज के लिए, वो फंड्स इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ये जुटाती है। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने हाल फिलहाल में गवर्नमेंट से $1.17 बिलियन जो रेज करे हैं। और कैसे रेज करे हैं? तो थ्रू डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। आपसे पूछ सकता है कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स होते क्या है? डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स एक तरीके से जीरो कूपन बॉन्ड्स ही होते हैं। अभी जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? मान के चलिए कि ये बॉन्ड्स हैं तो इसका एक सेट टाइम पीरियड होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल मैच्योरिटी डेट होगी। जैसे मैंने किसी बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया तो मुझे वो पैसा कितने साल के बाद मिलेगा, तो इट इज हैविंग अ मैच्योरिटी डेट। मान के चलता हूं 3 साल, और वो बॉन्ड की जो कीमत थी वो 10,000 रुपए थी। तो यहां पर मुझे 3 साल के बाद 10,000 रुपए ही मिलेंगे। अब आप बोलेंगे सर अगर 3 साल के बाद 10,000 ही मिलने हैं तो आप उस बॉन्ड पर इन्वेस्ट क्यों करेंगे? बेटा इसलिए करूंगा क्योंकि वो जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं और जीरो कूपन बॉन्ड्स में कोई इंटरेस्ट रेट पे नहीं होता, फेस वैल्यू पर डिस्काउंट मिलता है। तो हो सकता है कि वो 10,000 का बॉन्ड मुझे 7,000 या 6,000 में मिल जाए और 3 साल के बाद मुझे मेरे 10,000 वापस मिल जाए। तो मैंने इन्वेस्ट कितना किया? 7,000 और मुझे मिला कितना? 10,000। कितना प्रॉफिट कमाया? 3,000। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिसमें कोई रेगुलर इंटरेस्ट नहीं होता, बस यहां पे फेस वैल्यू पे डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट इज गिवन ऑन द फेस वैल्यू, इसलिए आप इन बॉन्ड्स को जीरो कूपन बॉन्ड्स कहते हैं। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में अगर वो पूछे तो 1986 में ये बॉडी बनी थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मनोज कुमार दुबे इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं विच टू
which two organization or countries have launched the two major research and innovation initiatives under India EU Trade Technology Council? तो हालांकि मैंने आंसर आपको बता ही दिया। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर दो बहुत बड़े रिसर्च और इनोवेशन इनिशिएटिव्स लिए हैं। हो सकता है कि वो आपसे इन दोनों रिसर्च और इनोवेटिव इनिशिएटिव्स के नाम पूछ ले। तो सबसे पहला है मेराइन प्लास्टिक लिटर को जो है फोकस करता हुआ एक प्लान, और दूसरा है वेस्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन को फोकस करता हुआ एक इनिशिएटिव। दो 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 इनिशिएटिव्स हैं जिसमें दो फोकस एरियाज को रखा गया है। एक है मेराइन प्लास्टिक लिटर और दूसरा है वेस्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन। इसका मतलब ये दोनों ही इनोवेशन इनिशिएटिव जो है ये एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे, जैसे कि हम लोगों को पढ़ के समझ में आ रहा है। और इन एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों ने मिलकर एक कोलैबोरेटिव रिसर्च करने का यहाँ पर जिम्मा उठाया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में वो पूछ सकता है। पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 हुए कहाँ थे? तो ये पटना बिहार में हुए थे। अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखते आ रहे हैं तो मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया था। 4 जनवरी को इवेंट शुरू हुआ था और इट एंडेड ऑन द फाइनल डे। फाइनल डे वाले दिन कुछ एक्साइटिंग कॉम्पिटिशन्स हुए जैसे बास्केटबॉल, फेंसिंग, वेट लिफ्टिंग। और सबसे गजब चीज यहाँ पर यह है कि इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुछ रिकॉर्ड्स तोड़े गए। स्पेशली वेट लिफ्टिंग में और एथलेटिक्स में कुछ रिकॉर्ड तोड़े गए। जैसे उत्तर प्रदेश के कादिर खान ने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया 400 मीटर रेस में। और उसी तरीके से महाराष्ट्र के आदित्य ने यहां पर एक नया रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया 100 मीटर स्प्रिंट रेस में। कुछ की हाइलाइट्स वो आपसे पूछ सकता है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज emerged एज द ओवरऑल चैंपियन इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? तो आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने टोटल 158 मेडल जीते। सेकंड पोजीशन पर हरियाणा रहा एंड द थर्ड पोजीशन वाज गॉट बाय राजस्थान। इसके बाद आगे बात करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट कि प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया in related to those matters which president think that it is the matter of public concern, national interest? तो नेशनल इंटरेस्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ, पब्लिक कंसर्न के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी एडवाइस इस आर्टिकल के अंतर्गत दी जाती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए माननी बाइंडिंग नहीं है। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू फॉलो दोज एडवाइस। और ये आर्टिकल 143 के अंतर्गत पावर मिलती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एडवाइस ले सकता है ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पर। और यहां पर कौन से बहुत सालों के बाद आर्टिकल 143 का इस्तेमाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुर्मू जी ने किया है। और यहां पर इन टोटल 14 सवाल पूछे गए हैं। और मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि ये 14 क्वेश्चंस क्या थे। तो आपको पता होगा जब एक बिल पार्लियामेंट पास करती है या स्टेट पास करता है तो पार्लियामेंट में तो चलो वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास और स्टेट्स में वो बिल जाता है गवर्नर के पास। तो कभी कभी क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर ना उस बिल को ठंडे बक्से में डाल देते हैं, उस बिल पर साइन नहीं करते। तो ये सारा के सारा पंगा ये था कि क्या सही में इंडियन प्रेसिडेंट या गवर्नर्स की पॉकेट इतनी डीप है कि वो किसी भी बिल को पास करने देते ही नहीं है? क्या सही में ये सही है? तो जो भी चीजें यहां पर आप लोगों ने देखी उसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, एक टाइमलाइन सेट होनी चाहिए। अब यहां पर उसी से रिलेटेड प्रेसिडेंट मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा कि सर जो आपने 8 अप्रैल 2025 को जजमेंट दी जिसमें आपने तमिलनाडु के गवर्नर जो बार बार डिले कर रहे थे कुछ बिल्स के ऊपर, उस बिल पर डिले करना आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। और आपने ये बोला कि एक टाइम लिमिट सेट होनी चाहिए कि गवर्नर को इतने टाइम के अंतर्गत वो बिल पास या फेल करके वापस भेजना चाहिए। तो क्या सही में ये पावर आपके पास है? क्या आप ये डिसाइड कर सकते हैं? तो हालांकि अभी तक इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ये आंसर देने से मना भी कर सकती है। इसके बाद बेटा आगे बात करते हैं, which country has officially opened its embassy in New Delhi with External Affairs Minister S. Jaishankar and his counterpart presiding over the ceremony? और आपको बता दूं इस कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम है एडवार्डो एनरिक रेना गार्सिया। एडवार्डो एनरिक रेना गार्सिया। तो ये किस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर है ये भी पूछ सकता है वो।
और वो ये भी पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री ने अभी नई एम्बेसी न्यू दिल्ली में खोली है, इससे पहले कहीं नहीं थी इसकी एम्बेसी। और ये डिप्लोमेटिक रिलेशन दोनों कंट्रीज के बीच में रीइंस्टेट करेगा। कंट्री का नाम है रिपब्लिक ऑफ हॉन्डुरस। तो रिपब्लिक ऑफ हॉन्डुरस ने ऑफिशियली अपनी एम्बेसी न्यू दिल्ली में खोली है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को केला, सेब, कुछ ड्रिंक्स दिख रहे होंगे, जैसे एज इफ ब्राह्मण्स बैठे हैं, भोज कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं बेटा। और यहाँ पर हिमालयन ग्लेशियर था जिसका नाम है याला ग्लेशियर, जो कि नेपाल के लांगतंग में था। इस ग्लेशियर को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। और मेरे हिसाब से इससे बुरी चीज हम लोगों के लिए आज की डेट में हो ही नहीं सकती। तो क्योंकि इस ग्लेशियर की डेथ हो गई है, इसलिए एक मेमोरियल सेरेमनी आपको यहाँ पर जो है ये होती हुई दिख रही है, जिसमें साइंटिस्ट, लोकल कम्युनिटी के लोग, कुछ मॉन्क्स यहाँ पर बैठ रहे हैं और अफसोस जता रहे हैं कि ये क्या हो गया। और ये पहला ग्लेशियर है, एशिया का पहला ग्लेशियर है जिसको इस तरीके का मेमोरियल प्लेक मिला है। और वैसे अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो दिस इज द थर्ड ग्लेशियर टू रिसीव सच अ मेमोरियल प्लेक। सबसे पहला था ओके ग्लेशियर आइसलैंड का, उससे पहला था आयोलोको ग्लेशियर ऑफ मैक्सिको, एंड नाउ दिस इज द फर्स्ट एशियन ग्लेशियर टू रिसीव दिस मेमोरियल प्लेक। नाम है याला ग्लेशियर ऑफ नेपाल। इसके बाद आपसे पूछ सकता है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए न्यू एनवॉय टू स्वीडन। विच इंडियन हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए न्यू एनवॉय टू स्वीडन। तो आंसर है यहां पर अनुराग भूषण जी, जो कि 1995 बैच के आईएफएस ऑफिसर। Which day is celebrated on 20th of May? Then the answer is World Metrology Day. और इस बार के मेट्रोलॉजी डे का थीम रहा मेजरमेंट फॉर ऑल टाइम्स फॉर ऑल पीपल। फ्रेंड्स नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 8th एनिवर्सरी ऑन 19th ऑफ मे 2025। और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये बहुत ही पिवोटल रोल प्ले करती है इन ट्रांसफॉर्मिंग द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज बाय मेकिंग इट मोर इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट। आपको पता है ना कि जो सरकार है वो तरह तरह की चीजें प्रोक्योर करती है। फार्मर से प्रोक्योर करती है, मतलब एमएसपी पे सामान खरीदती है। प्लस जितने भी आर्टिसंस हैं इंडिया में जो एमएसएमई सेक्टर में काम करते हैं, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए भी काम करती है। तो बाय चांस मान के चलो कि मैं एक आर्टिसन हूं, मैं कुछ बनाता हूं, तो मेरे द्वारा बनाया गया सामान सरकार अगर खरीदेगी तो उसको आप लोग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कहते हैं। तो ये सारी चीजें आजकल ऑनलाइन होती है। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, जो कि एक तरीके से ई मार्केट प्लेस की तरह काम करती है, जहां पर गवर्नमेंट जो है वो तरह तरह का प्रोक्योरमेंट करती है। और अभी इस इंस्टीट्यूशन को बने इंडिया में 8 साल हो गए हैं। आंसर है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको जेम के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और आपको बता दूं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर 31,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स आज यहां पर अवेलेबल है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, जहां पे स्टार्टअप्स को काफी हेल्प होती है। इसके बाद विच कंट्री हैज रिसेंटली रिसीव्ड WHO सर्टिफिकेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिजीज कॉल्ड ट्रेकोमा। कौन सी कंट्री ने अभी हाल फिलहाल में WHO से एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिमिनेशन रिसीव किया, जिसमें लिखा हुआ है कि दिस कंट्री हैज एलिमिनेटेड द डिजीज ट्रेकोमा। और ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, जनरली ट्रॉपिकल कंट्रीज में आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये एक मतलब अनप्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, मतलब इट कॉजेज द प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। अगर इसको समय पर ठीक नहीं किया गया ट्रेकोमा को, तो हो सकता है कि आपको परमानेंटली विजिबिलिटी आप लोगों की चली जाए। बट वो बात अलग है कि ये प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस होती है, अगर समय पर पता लग जाए तो यू कैन प्रिवेंट इट। इसको ट्रेकोमा कहते हैं। और जिस कंट्री ने अभी ट्रेकोमा को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया है और WHO ने सर्टिफिकेट ऑफ एलिमिनेशन भी दिया है उस कंट्री को, तो नाम है उस कंट्री का इंडिया। इंडिया ने आखिरकार किया कैसे इसे। हम लोगों ने एक तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, एंडेमिक रीजन्स में हम लोगों ने दवाइयां सबको लगाई। उसके बाद इंडिया ने सेफ स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया, जहां पे सेफ का मतलब है सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, फेशियल क्लीनिनेस एंड एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट। इसके साथ साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन रहा इंडिया में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिटी हाइजीन और अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने एंडेमिक रीजन्स में बहुत बढ़ चढ़ कर चलाए, ताकि वनरेबल पॉपुलेशन देख सके, समझ सके कि ट्रेकोमा से कैसे बचा जा सकता है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च द विकसित कृषि संकल्प अभियान। एंड अंडर दिस विकसित कृषि संकल्प अभियान
द फार्मर्स विल बी एम्पावर्ड। स्टेट का नाम है त्रिपुरा। और इसके बाद बात करते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज emerged एज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको आप एमजी नरेगा बोलते हैं। और हमको पता है कि एमजी नरेगा के अंतर्गत गवर्नमेंट जो है वो एक फैमिली में एक इंसान को गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देती है। और अगर बाई चांस गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट देने से चूक जाती है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलता है। तो कौन से स्टेट को अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमजी नरेगा के अंतर्गत सबसे ज्यादा पैसे दिए, सबसे ज्यादा फंड्स दिए? तो यहां पर आंसर है तमिलनाडु। सेकेंड नंबर पर रहा यूपी। और उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। और बिहार आपको बता दूं, आने वाले कुछ सालों में, अब मतलब 2026 में बिहार में जो है वो इलेक्शंस जो है वो ड्यू है। इसके बाद बात करते हैं बेटा, विच ऑपरेशन विच ऑपरेशन हैज बीन स्टार्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। आई इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा भी कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, विच फोकस्ड ऑन द मेराइन कंजर्वेशन स्पेशली प्रोटेक्टिंग द ऑलिव रिडले टर्टल्स। तो ऑलिव रिडले टर्टल्स को बचाने के लिए, स्पेशली इनको बचाने के लिए, वैसे तो उसमें तरह तरह के मेराइन इकोसिस्टम से जुड़े हुए एनिमल्स आते हैं, तो कौन सा और मतलब ऑपरेशन इंडियन कोस्ट गार्ड ने चलाया है? तो आंसर है यहां पर ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया। और ये ऑपरेशन हर साल इंडियन कोस्ट गार्ड नवंबर से मई के बीच में चलाता है। ठीक है जी, जिसमें जो आपको पता ही है कि जो ये कुछ महीने हैं नवंबर से मई के बीच में, यहाँ पे ऑलिव जो रिडले टर्टल्स हैं ये ओशन से बाहर निकलकर अपने अंडे, मतलब अंडे देने के लिए ओशन से बाहर निकलते हैं। तो ये इनका नेस्टिंग पीरियड होता है। और बहुत सारी नेस्टिंग साइट्स होती हैं जहां पर ये अपने अंडे जो है वो छोड़ के जाते हैं, जैसे कि उड़ीसा में गाहिर माथा बीच। और इनके अंडे जो है वो डिस्ट्रॉय ना कर सके लोग या बाकी के एनिमल्स, क्योंकि अगर इनके अंडे डिस्ट्रॉय हो गए तो आपको पता है कि ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है इनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ऑपरेशन ओलिविया इंडियन कोस्ट गार्ड यहां पर चलाता है। नेक्स्ट, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 19th? May 19th को यहां पर जो दिन सेलिब्रेट होता है दैट इज वर्ल्ड फेयर प्ले डे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट आता है आपके पास, अमित शाह ने अभी बेटा एक नया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल जो है वो न्यू दिल्ली में लॉन्च कर दिया है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो स्कीम थी, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में इशू किया था। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड जो है वो एक ऐसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को दिया जाता है जो 26 जनवरी 1950 को इंडिया में थे, या इसके बाद वो इंडिया में थे, वो उस समय एलिजिबल थे इंडियन सिटीजन बनने के लिए, या वो कभी इंडियन सिटीजन रहे थे बट कंट्री को छोड़कर वो बाहर माइग्रेट कर गए हैं। ऐसे लोगों को ओसीआई कार्ड दिया जाता है। ओसीआई कार्ड होल्डर्स को इंडिया में आने के लिए किसी तरीके के कोई वीजा की जरूरत नहीं होती। बट वो बात अलग है कि अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसी कंट्री या इनके सिटीजन बन जाते हैं, आप पहले इंडियन सिटीजन थे और बाद में आप पाकिस्तान या बांग्लादेश के सिटीजन बन जाते हैं, तो आपको ओसीआई कार्ड नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी। तो इसी ओसीआई कार्ड के लिए न्यू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल जो है ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया अमित शाह के द्वारा, जिसमें इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह और डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो भी शामिल थे। पोर्टल कहाँ से आप लोग लॉग इन कर सकते हैं? दिस इज OCIservices.gov.in। यहां से आप लोगों को ये नया पोर्टल मिल जाएगा। इसके बाद विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th of May? तो 20 मई को जो दिन सेलिब्रेट होता है दैट इज वर्ल्ड बी डे। और 21 को आप लोग दो दिन सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज फर्स्ट इज वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, एंड द सेकेंड इज एंटी टेररिज्म डे। मुझे लगता है ये दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटी टेररिज्म डे जो है ये एक्चुअली में मनाया जाता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी। तो राजीव गांधी को 21 मई के दिन ही 1991 में तमिलनाडु में मार दिया गया था। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल बताया गया। तो उन्होंने इनको मारा और इसी वजह से इनकी डेथ जिस दिन हुई उस दिन इंडिया में नेशनल एंटी टेररिज्म डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है विच कंट्री इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड लीडिंग पोटैटो प्रोड्यूसर बाय 2050? 2050 तक ये कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा आलू जो है ये ग्रो करेगी। कंट्री का नाम है इंडिया। इस समय कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा जो है पोटैटो वो प्रोड्यूस करती है? तो आंसर है चाइना।
अभी इंडिया का कितना प्रोडक्शन है? तो 60 मिलियन टन आलू जो है वो इंडिया एक साल में उगाता है। और ये 60 मिलियन टन आलू 2050 तक बढ़कर तकरीबन 100 मिलियन टन के आसपास हो जाएंगे। इसके बाद आपसे पूछ सकता है व्हाट इज E0? E0 FIR क्या है, या जीरो FIR क्या है? बेटा जीरो FIR बताओ। आप किसी भी पुलिस स्टेशन में आप इसको लॉन्च कर सकते हो, भले ही इवेंट या घटना उस पुलिस स्टेशन के एरिया में ना हुई हो जहां पर वो पुलिस स्टेशन है। सपोज करो कि अगर कोई घटना मेरे साथ यूपी में घटती है, तो मैं दिल्ली में जीरो FIR लॉन्च कर सकता हूं। और उसके बाद जो ये केस होगा मेरा, वो एक करेक्ट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी तरीके से एक स्पीडी और एक फ्लेक्सिबल जो तरीका है इसको अपनाया जाता है। तो अब इसी जीरो FIR का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लॉन्च कर दिया गया है इंडिया में, विच इज कॉल्ड E0 FIR। तो आपको कहीं पर जाने की भी जरूरत नहीं है, आप घर बैठे E0 FIR लॉन्च कर सकते हैं। और ये खासकर की हाई वैल्यू साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड कंप्लेंट्स को देखते हुए अमित शाह ने ये डिसीजन लिया है। हाई वैल्यू साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स को देखते हुए, जहां पर 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का घोटाला या फाइनेंशियल फ्रॉड आप लोगों के साथ हुआ है, आप उस केस से रिलेटेड E0 फाइल कर सकते हैं, E0 FIR फाइल कर सकते हैं। आपसे पूछ सकता है विच volcano of Indonesia has erupted, and this volcano is located on the tourist island of Flores in the eastern Indonesia। और इस यू नो वॉल्केनो के इरप्ट होने के बाद जो ऐश है, वो ऐश तकरीबन 1.2 किलोमीटर अबव, मतलब 1.2 किलोमीटर तक ऊपर तक गई। और ये वॉल्केनो एक दिन में 2 बार फटा। वॉल्केनो का नाम है यहां पर माउंट लेवोतोबी लाकी लाकी। माउंट लेवोतोबी लाकी लाकी, दिस इज द वॉल्केनो विच इज सिचुएटेड इन इंडोनेशिया। वॉल्केनो की हाइट है 1584 मीटर्स। 1584 मीटर्स वॉल्केनो की हाइट है। और ये एक ट्विन पीक्ड वॉल्केनो है, मतलब इस वॉल्केनो की दो पीक्स आपको देखने को मिलेगी। एक थोड़ी सी ऊंची है, और उस ऊंची वाली पीक को कहा गया है पेरेम्पुआन। पेरेम्पुआन, और जो पीक थोड़ी सी नीची है उसको कहा गया है लेवोतोबी लाकी लाकी। तो यहां पर इन दोनों पीक्स को मेल फीमेल कहा गया है। तो फीमेल यहां पे अपना पेरम्पुआन है, और मेल यहां पर लेवोतोबी लाकी लाकी है। इसके बाद बेटा बात करते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फर्स्ट स्टेट टू बी फुल्ली लिटरेट स्टेट? इंडिया का पहला स्टेट जो फुल्ली लिटरेट स्टेट हो गया है, नाम है स्टेट का मिजोरम। और मिजोरम ने ये लिटरेसी अडॉप्ट करी है उल्लास स्कीम को सही से इंप्लीमेंट करके। यहाँ पर उल्लास स्कीम जो है, ये एक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है जो 2022 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर 15 साल या 15 साल से ऊपर के एडल्ट्स को जो है वो टारगेट किया गया। और गवर्नमेंट एजेंसीज, बहुत से एजुकेटर्स, बहुत से वॉलंटियर्स यहाँ पर जा जाकर नॉन लिटरेट एडल्ट्स को एजुकेट कर रहे थे। और इस तरीके से उल्लास स्कीम को सही से इंप्लीमेंट करके मिजोरम बन गया है इंडिया का पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट। इसके बाद बात हो सकती है कि विच ऑथर हैज रिसेंटली गॉट और वॉन द 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। शी हैज रिटन द बुक कॉल्ड हार्ट लैम्प। तो हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज अभी किस ऑथर ने जीता है? और ये पहली राइटर है कन्नड़ में। शी इज द फर्स्ट राइटर इन कन्नड़ टू विन दिस अवार्ड। तो नाम है यहां पर बानू मुश्तक। बानू मुश्तक, शी हैज won दिस इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 फॉर हर नॉवल, फॉर हर स्टोरी कलेक्शन कॉल्ड हार्ट लैम्प, जो वैसे तो वैसे लिखी गई है कन्नड़ में, बट इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया बाय दीपा भाष्ती। तो दीपा भाष्ती की हेल्प से इस नॉवल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। और जैसे कि नाम से पता लग रहा है, मतलब इस नॉवल के राइटर के नाम से पता लग रहा है, इन्होंने इस नॉवल में अपनी खुद की स्टोरीज बताई है कि क्या स्ट्रगल्स और क्या रिजिलियंस होता है एक मुस्लिम विमेन का इन सदर्न इंडिया। मतलब सदर्न इंडिया में अगर एक मुस्लिम विमेन रह रही है तो उसको किन किन स्ट्रगल्स से वो गुजरना पड़ता है, इस नॉवल में उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिसके पहले प्रेसिडेंट कभी कपिल सिब्बल रहे हैं, अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के नए प्रेसिडेंट कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के नए प्रेसिडेंट है सीनियर एडवोकेट विकास सिंह।
इसके बाद बात करते हैं, हु हैज बीन रिसेंटली ग्रांटेड द 1 ईयर एक्सटेंशन एज द आईबी चीफ। इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ पहले कौन थे, और इन चीफ को 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। नाम है इनका तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका जो है ये 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर है, हिमाचल प्रदेश काडर से। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करूं बेटा, तो 23 सितंबर 1887 को इंटेलिजेंस ब्यूरो बना था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ये काम करता है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कर्नाटका हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, सॉरी, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। इससे पहले ये कर्नाटका हाई कोर्ट में एज अ जज प्लेस थे, अभी मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। नाम है इनका जस्टिस के सोमाशेखर। जस्टिस के सोमाशेखर। और कौन अपॉइंट करता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद पाकिस्तान ने अभी किस आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल रैंक दी है, तो आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को यह लग रहा है कि वो जीत गया, और इनकी थोड़ा सेलिब्रेट करने का तरीका अलग है। हारने के बाद भी ये दुनिया को ऐसे मिसलीड करते हैं कि जैसे पता नहीं इन्होंने कितना बड़ा तोप चला दी हो। तो ये जनरल आसिम मुनीर है, जनरल आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान आर्मी चीफ है, और इनको फील्ड मार्शल की रैंक पर प्रमोट कर दिया गया है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने किया। और क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि जिस तरीके से इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को अपलिफ्ट किया, एनिमी को हराया, स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और करेजियस लीडरशिप दिखाई, उसके लिए बनता है। फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इनकी मिलिट्री जनरल्स की जर्सी पर इतने सारे मेडल्स होते हैं, वॉर तो इन्होंने कोई जीती नहीं, पता नहीं कौन से मेडल लेकर घूमते हैं। और आपको पहले ही बता दूं, 60 साल में ये पहली बार हुआ है कि किसी मिलिट्री चीफ को यहां पर फील्ड मार्शल का रैंक मिला है। लास्ट टाइम फील्ड मार्शल का रैंक जनरल आयूब खान को दिया था पाकिस्तान ने 1965 में। इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कौन सा अभी एक कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम जो है वो, मतलब कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम एक्चुअली में कैट्स इसकी फुल फॉर्म है। और कैट्स वॉरियर एक तरीके का वन फाइटर पायलट कंट्रोलिंग टू आर्म्ड ड्रोन सिस्टम है। तो मतलब एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अभी डेवलप कर रही है कैट्स वॉरियर को। कैट्स वॉरियर की एक खास बात यह है कि एक सिंगल फाइटर पायलट है, मतलब सिंगल फाइटर पायलट कमांडिंग है, और एक एक पायलट जो है वो इस तरीके के 2 आर्म्ड ड्रोन्स को एट अ टाइम कंट्रोल कर सकता है। मतलब एक पायलट के हाथ में जो रिमोट होगा उससे 2 ड्रोन्स, 2 कॉम्बैट ड्रोन्स जो है वो चला सकता है। तो दिस इज व्हाट यू नोन एज कैट्स वॉरियर। तो मतलब एक फाइटर पायलट जो कमांड करेगा 2 आर्म ड्रोन्स, उसका सिस्टम है कैट्स, विच इज कॉल्ड कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ऐसा करने वाला भारत जो है ये दुनिया में छठा देश हो गया है। ऐसा यूएस, रशिया, चाइना, यूके, ऑस्ट्रेलिया कर चुके हैं, एंड वी आर द सिक्स्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू एक्सपेरिमेंट दिस। और ये काम किसने करके दिखाया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और डी के सुनील इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसके बाद विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मई? तो दिन का नाम है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एंड विच फर्स्ट एआई न्यूज एंकर, which first AI news anchor in regional language has been launched, and it has been launched by which state? So what is the name of India's first AI news anchor in regional language, and which state has launched it? तो ये AI है, ये AI न्यूज एंकर हैं जो रीजनल लैंग्वेज में यहां पर आपको न्यूज बताएंगी। नाम है इनका अंकिता, और ये लॉन्च किया है असम में। ठीक है, 15 मई को ये लॉन्च किया। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं, कुछ गवर्नमेंट जो है ये बहुत की रोल प्ले करने वाली है न्यू पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड में। न्यू पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड जो है, आपको बता दूं कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेशंस 2025 को नोटिफाई कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक नया लॉ बना दिया है इंडिया में। और इस लॉ के अंतर्गत एक बॉडी बनाई है जिसका नाम है पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड, पीआरबी। जो पहले की बॉडी जो है बीपीएसएस, बीपीएसएस मतलब बोर्ड फॉर रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसको रिप्लेस कर दिया गया है पीआरबी से, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड से। तो बीपीएसएस एक कमेटी थी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर काम करती थी, बट अगर हम पीआरबी की बात करते हैं तो ये जो है
ये डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के द्वारा चलाया जाएगा, जो कि आरबीआई का ही एक डिपार्टमेंट है। पीआरबी के सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि इस पीआरबी बोर्ड में एक तो आरबीआई का गवर्नर होगा, जो कि पीआरबी का चेयरमैन होगा। आरबीआई में एक डिप्यूटी गवर्नर इसका चार्ज मतलब इसका मेंबर होगा, और एक आरबीआई ऑफिसर होगा जिसको आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ही नॉमिनेट करेगी। और उसके अलावा 3 मेंबर्स होंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, मतलब 3 मेंबर्स जो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। पीआरबी इस बॉडी में कुछ एक्सपर्ट्स भी आ सकते हैं, जो जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है पेमेंट सिस्टम का, आईटी लॉ का, जो परमानेंट या एडहॉक बेसिस पर अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बीपीएसएस में इस तरीके का कोई एक्सपर्ट को बुलाना अलाउड था नहीं। तो इस बोर्ड में अगर आप देखें तो 6 मेंबर्स आपको दिख रहे हैं, आरबीआई गवर्नर, आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर, आरबीआई ऑफिसर, और 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो जो भी डिसीजन यहाँ पे लिए जाएंगे वो वोटिंग से लिए जाएंगे। तो यहाँ पर 3 वोट आरबीआई के हैं और 3 वोट गवर्नर के, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। मान के चलिए कि अगर कोई भी डिसीजन में सहमति नहीं बनी, यहाँ पे 3 वर्सेस 3 हो गया, मतलब 3 वोट गवर्नर के, मतलब 3 वोट आरबीआई ने कास्ट करे और 3 वोट ही अपोजिशन में गवर्नमेंट ने कास्ट करे, तो ऐसे में फैसला कैसे लिया जाएगा? जब डेडलॉक की सिचुएशन डिवेलप होगी तब आरबीआई के पास, आरबीआई गवर्नर के पास एक वोट और होगा, जिसको आप कास्टिंग वोट बोलेंगे। तो मतलब देखा जाए तो आरबीआई गवर्नर के पास 2 वोट होंगे, जिसमें से वो डिसीजन लेते समय कास्ट तो एक ही वोट करेंगे, बट अगर डेडलॉक की सिचुएशन बनती है तो वो अपने कास्टिंग वोट का यहां पर सहारा ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पीआरबी का मेंबर बनने के लिए? कि आपकी उम्र 70 साल से कम होनी चाहिए, आप कोई एमपी या एमएलए नहीं होनी चाहिए, एंड यू शुड नॉट हैव अ मटेरियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद एनी पेमेंट सिस्टम। इसके बाद बेटा बात करते हैं, विच कंट्री हैज टेकन दिस स्टेप टू इंटीग्रेट द मिशन लाइफ विद नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। कंट्री का नाम है इंडिया। तो मिशन लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और अब इस मिशन लाइफ को नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। मतलब ये कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको आप लोग एनएपीसीसी कहते हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारे प्लान्स ऑलरेडी आते हैं, जिसमें एक प्लान और ऐड हो गया है, दैट इज मिशन लाइफ। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, और इसमें ऑलरेडी 8 कोर मिशन आते हैं, जैसे नेशनल सोलर मिशन, द मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर मिशन, सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया। और इन 8 के साथ अब एक और ऐड हो गया है, दैट इज मिशन लाइफ। मिशन लाइफ को वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में लॉन्च किया था। इसके बाद बेटा आपसे पूछ सकते हैं कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज रीनेम्ड द रमनागरा डिस्ट्रिक्ट टू बेंगलुरु साउथ। तो कौन से स्टेट ने अपने रमनागरा डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करके बेंगलुरु साउथ कर दिया है? तो नाम है यहां पर कर्नाटका। एंड डियर जो रूट, इंग्लैंड के प्लेयर है जो रूट, ही हैज बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 13,000 टेस्ट रन्स, 13,000 टेस्ट रन्स इन जस्ट 153 मैचेस। तो 153 टेस्ट मैचेस में 13,000 रन को पार करने वाले फास्टेस्ट बेस्ट बैट्समैन बने हैं टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में जो रूट। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने 39 गैलेंट्री अवार्ड्स यहां पर बांटे। इंडिया में बहुत से गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं और हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र, बट यहां पर जो गैलेंट्री अवार्ड्स बांटे गए हैं वो है कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। यहां पर कीर्ति चक्रों को बता दूं मैं आपको, ये सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है आफ्टर महावीर चक्र। शौर्य चक्र इज अ थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो फर्स्ट हो गया महावीर चक्र, मतलब परमवीर चक्र, सॉरी, फर्स्ट हो गया परमवीर चक्र, सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है कीर्ति चक्र, और थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है शौर्य चक्र। तो यहाँ पे परमवीर चक्र तो किसी को नहीं दिया गया, कीर्ति चक्र 6 लोगों को दिया गया, और शौर्य चक्र यहाँ पे 33 लोगों को दिया गया। और यहाँ पर क्यों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये गैलेंट्री अवार्ड्स देती हैं, कोई और क्यों नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस भी होती हैं। तो जो भी इंडिया का प्रेसिडेंट बनता है वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर भी होता है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 मई? देन द आंसर इज कॉमनवेल्थ डे। कॉमनवेल्थ डे जो है ये एक्चुअली में क्वीन विक्टोरिया की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है, और इस साल की थीम थी टुगेदर वी थ्राइव। एंड विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 May
then the day name is International Day to End Obstetric Fistula or obstetric फिस्तुला। फिस्तुला एक्चुअली में एक चाइल्ड बर्थ इंजरी होती है, जो कि किसी प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से उस बच्चे में हो जाती है, क्योंकि उसको टाइमली मेडिकल अटेंशन नहीं मिला था। तो इस तरीके की इंजरी को आप लोग ऑब्स्टेट्रिक फिस्तुला बोलते हैं। इसके बाद विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd of May, देन द आंसर इज वर्ल्ड टर्टल डे। और इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइव शिल्प एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। कोई पैसे आप लोगों के इसमें नहीं लगेंगे, बिलीव मी। बस एक अच्छा लगता है हम लोगों को कि हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुंची है, आप लोगों की कुछ हेल्प हुई है। आप बच्चे पास होते हैं जब और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं तो देखकर बहुत खुशी होती है। एंड डू कमेंट, मतलब डू यूज द कमेंट बॉक्स टू टेल मी कि आपका सीवीटी 2025 का एग्जाम कैसा गया। और जितने भी क्लैट एस्पिरेंट्स हैं एंड ऑल दोज माय स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स हु आर स्टडीइंग इन क्लास 12th टारगेटिंग सीयूईटी 2026, why worry? Why you are getting late? Enrolled now under the newly launched programs of LifeShilp Academy. Get yourself the seat और get your selection guaranteed. Guaranteed I said, क्योंकि जो करंट मैं इस चैनल पर पढ़ाता हूँ, एज इट इज क्वेश्चन 80-85% उठकर अभी तक जितनी मेरे साथ बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ है, सभी ने ऑलमोस्ट एक ही चीज बोली है कि सर जो करंट लाइफशिल्प एकेडमी के चैनल पर पढ़ाए गए थे, 80-85% क्वेश्चन वही से उठकर आ रहे हैं। तो बेटा, इससे बड़ा एग्जाम्पल और मैं क्या दूं आप लोगों को कि ये करंट कितने इंपॉर्टेंट है आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। एंड दिस इज दीपक सिंगल विद दिस नोट साइनिंग ऑफ। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो सो सून। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।